इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम किसान की बात में ढेर सारी बातें और जानकारियां लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मैं निरंकार दत्त वशिष्ठ। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार। देखिए कोमल, हमारे किसान भाई ये चाहते हैं कि उनका कृषि उत्पाद अच्छी उत्पादकता का हो, और हम देखते हैं कि कई बार हमारी फसलों के उत्पादन पर भी कई ऐसे कारक हैं जिनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे पैदावार भी घटती है और हमारे उत्पादों की उत्पादकता में असर के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी खराब होती है, जिससे हमारे किसान मित्रों को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है और उनका जो पैदावार है वो जब बाजार में जाती है तो उसके अच्छे दाम नहीं मिलते हैं और जो उसके उपभोक्ता होते हैं उसको भी कई तरीके से नुकसान होते हैं। तो इन सब चीजों के बहुत सारे कारण होते हैं निरंकार। हाँ, लेकिन उसमें जल और मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करें तो खेती पे सीधा सीधा असर इनका पड़ता है, और साथ साथ उनके उत्पादों का जो हम उपभोग करते हैं उसका हमारे जीवन पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है, ऐसे ही स्वस्थ फसल तभी होगी जब आपकी मृदा और जो जल है वो स्वस्थ होगा, बिना प्रदूषण का होगा। और कोमल, आज हमने इसी विषय पर कि जल एवं मृदा प्रदूषण का कृषि और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर जानकारी लेने के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर रुचि बंसल जी को, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पादप कायिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो जो हमारे किसान भाई हैं इनसे तो हम बातचीत करेंगे, उनके मन में भी कुछ सवाल होंगे जल और मृदा प्रदूषण के बारे में, तो वो अपनी जिज्ञासा अगर उनकी कोई है या कोई उनकी समस्या है तो उसका समाधान पाने के लिए वो हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि बंसल जी से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए जो फोन नंबर हैं 23421081 और 23421083, और इन टेलीफोन नंबर्स पर कॉल करने से पहले आप दिल्ली का एसटीडी कोड यानी 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं मृदा और जल के प्रदूषण को लेकर के, आप डॉक्टर साहब जो कि हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, डॉक्टर रुचि बंसल, उनसे आप इन समस्याओं का समाधान और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और कोमल, देखिए हमारे जो किसान भाई हैं उनको एक बार फिर बता देते हैं, वही जाने पहचाने नंबर हैं उनके 23421081 और 23421083, ये दो नंबर हैं। और डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जल और मृदा का प्रदूषण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार सुना होगा कि जल ही जीवन का आधार है जी। तो चाहे मानव जीवन की बात करें या अपनी कृषि की बात करें, जल हर चीज का आधार है। और मिट्टी को तो हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया गया है। तो अगर हम प्रदूषण देखें, प्रदूषण का मतलब है दूषित होना। यदि ये जल या ये मृदा किसी भी पदार्थ के एडिशन से, उसमें मिल जाने से या उससे निकल जाने से उसकी गुणवत्ता या उसकी उत्पादकता में कमी हो जाती है तो वो प्रदूषित कहलाती है। तो जो मृदा का प्रदूषण है उसे थोड़ा सा हम विस्तार से जानना चाहेंगे। मृदा का जो प्रदूषण है वो क्या है? देखिए, जैसे जो मृदा है, मृदा की अपनी कुछ गुण हैं। जैसे मृदा का एक पीएच होता है ना, उसकी कुछ भौगोलिक संरचना है, कुछ उसकी भौतिक संरचना है, कुछ उसकी रासायनिक संरचना है। जब इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ, अब किस तरह के पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि औद्योगिकरण बहुत बढ़ गया है और इस औद्योगिकरण के बढ़ने के कारण बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारी नई नई इकाइयां हर जगह लग रही हैं। तो इससे जो रसायन निकलते हैं, ये जो रसायन है ये जाके किसी छोटे तालाब या किसी नदी, उसके थ्रू किसी नदी में, इस तरह से ये आगे श्रृंखला बना के बढ़ते जाते हैं। यदि इस तरह के जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है या फिर ऐसे खेत जो इस तरह की औद्योगिक इकाइयों के आसपास हैं, या जैसे अगर हम खनन की गतिविधियां देखें, जैसे जो बहुत सारे तत्व हैं जिनके लिए खनन किया जाता है, तो जो खनन जिन जगहों पे किया जाता है उनके आसपास के जो खेत हैं उनमें भी इस तरह का जो मृदा का प्रदूषण है वो होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त यदि हम कृषि को देखें तो कृषि जो है, एक तरफ तो कृषि इस मृदा के प्रदूषण में योगदान करती है और दूसरी तरफ ये मृदा का जो प्रदूषण है ये कृषि को ही बुरी तरह प्रभावित करता है।
अब जो हमारी कृषि है, इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, ये अलग अलग तरह के कीटनाशक, फफूंदनाशक, उर्वरक इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल के उत्पादन में। तो जब बारिश होती है तो जो आपका जो उर्वरक आपने मिट्टी में अप्लाई किए हैं, जो मिट्टी में डाले हैं, जो ये सारे केमिकल्स हैं, रसायन है ना, तो जब इनका जो इस्तेमाल है वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में किया जाता है, तो बारिश होने पर ये जो रसायन है ये रिस जाते हैं मिट्टी से, और नीचे जो पानी है उसमें मिलके विभिन्न पानी की बॉडीज तक पहुंच जाते हैं। यानी ये रसायन न केवल मृदा के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, बल्कि जो पानी है भूमिगत उसे भी खराब करते हैं। जी बिल्कुल, ये मृदा प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण में भी योगदान करते हैं। अब इसी तरह की यदि प्रदूषित मृदा में जब हमारे किसान भाई अपनी फसल लगाते हैं, ना तो सिर्फ उनके उत्पादन को कम करती है, उनकी मिट्टी को भी खराब करती है, और उनका जो उत्पाद है उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी खराब करती है। डॉक्टर साहब, हमारी मिट्टी और हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो गया और इससे हमारी कृषि प्रदूषित हो गई। इसका हमारे मानव जीवन पर कितना और कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि मृदा प्रदूषण का प्रभाव देखें तो ये जो है ये दो तरह से है। एक तो पहला है कि आप अगर प्रदूषित मिट्टी में लगी हुई सब्जियां, अब सब्जियों ज्यादा जो प्रभाव है वो पत्तेदार सब्जियां या जो भी उत्पाद आप सीधे से कंज्यूम कर लेते हैं उन पे पड़ता है, क्योंकि आपने जो भी कीटनाशक या छिड़का या फिर जो भी आपने फफूंदनाशक या किसी और तरह की दवाई का इस्तेमाल किया, तो वो जो दवाई है वो प्राकृतिक रूप से जल्दी विघटित नहीं होती है, वो बहुत समय तक वो वातावरण में, पर्यावरण में बनी रहती है। अब यदि वो आपके उत्पाद में आ जाती है, मान लीजिए आप इस तरह की सब्जी खाते हैं जिसमें कीटनाशी है या इस तरह का कोई भी जो हानिकारक रसायन है वो है, तो वो खाने के द्वारा हमारे अंदर और पशुओं के अंदर भी, अगर पशु उस तरह का चारा खाते हैं तो उनके अंदर भी पहुंच जाती है। और ये जो रसायन है ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये जो हानिकारक रसायन है इनकी मात्रा जब एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन, एक सांद्रता से ऊपर हमारे शरीर में हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक रोग जैसे कैंसर को भी जन्म दे सकती है। और छोटे छोटे सिम्टम्स अगर आप देखें तो जैसे उल्टी आना, मितली आना, कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा, या पेट खराब हो जाना कि क्या हुआ, कुछ खाया और क्या हुआ। हमने बहुत कुछ अच्छा खाया, हेल्दी डाइट रही, लेकिन हमें पता नहीं चला क्या हुआ। हाँ, क्योंकि ये इसका पता लगाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है कि इसमें कोई कीटनाशी या कोई खराब रसायन आपके सब्जी या आपके फल में कहीं है। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बुरा है। इसी तरह से यदि आपने सुना होगा तो एक नाइट्रेट एक घटक है, ये जो अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अब ये यदि नाइट्रेट पानी में है आपके, और अगर खाद जो इस्तेमाल जी बिल्कुल बिल्कुल उसी के थ्रू ये नाइट्रेट उत्पन्न होता है, और अगर ये किसी तरह से शरीर में पहुंच जाता है तो ये एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसको ये कई बार जन्म देता है। और उस ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, ये बीमारी बच्चों में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, तो ये जो नाइट्रेट होता है ये जाके हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है, और जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बन जाता है तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से शरीर कई बार नीला होने लगता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह की जो बहुत ही घातक बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि कृषि को, अगर कृषि उत्पाद हमारा अच्छा रहेगा तो मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव कम पड़ेगा। हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि में जो हमारे उत्पाद हैं उन पर किस प्रकार, उनके उत्पादन के लिए किस प्रकार ये रुकावट डालते हैं। इस पर सवाल जरूर हम बात आगे करेंगे। हमारे एक श्रोता लाइन पर आ गए हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। सवाल ये है कि जैसे हम लोगों ने घर में सब्जी लगा रखी है, तो उसमें जब कीड़ा लगता है तो हम लोग ये घर में जो हम चूल्हे की होती है राख होती है जो, उसको ऊपर फेंक देते हैं, तो वो कीड़े भी कई बार मर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कीड़े नहीं मरते हैं। डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी दवाई हमें बताएं जिससे हमें सेहत पर कोई नुकसान ना हो, हमारी सब्जी पर स्प्रे करने के लिए ताकि अच्छी स्प्रे करें ताकि हमारी सेहत पर कोई नुकसान ना हो। इसके बारे में जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि जिसके लिए आपको कीटनाशक का स्प्रे करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये कीटनाशक का स्प्रे जो आप करते हैं वो जो जितनी मात्रा निर्धारित है आपको ये स्प्रे जरूरत पड़ने पर और उतनी ही मात्रा में करना है,
ठीक है। और जो आपने बात कही कि आप कुछ भस्म या कुछ राख ऐसे डाल देते हैं, वो तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो पहले तो कोशिश करना है कि आपको उसी तरह की चीजें इस्तेमाल करनी है, और यदि नहीं होता है उससे, तब आपको कीटनाशक का प्रयोग, तो अगर आपको उत्पाद चाहिए तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ निर्धारित मात्रा में। जैविक नियंत्रण भी हो, हाँ, जैविक नियंत्रण भी कर सकते हैं आप। मतलब आपको एक समेकित नियंत्रण देखना है कि जिसमें आपके रसायन हो जिनकी मात्रा कम से कम हो। फिर आपका जैविक नियंत्रण भी हो सकता है। उसके अलावा जो भी तरीका आप अपना रहे हैं वो भी बहुत ही, अगर देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो मतलब समन्वित, आपको एक समन्वित अप्रोच, समन्वित तरीका इस्तेमाल करना है अपनी बीमारियों को निपटाने का। जी डॉक्टर साहब, हमें उम्मीद है कि जो राजेश हैं जम्मू से जो हमारे साथ जुड़े, उन्हें उनके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। और हमारे साथ अभी एक और हमारे श्रोता जुड़े हैं टेलीफोन लाइन पर। हेलो, मैं दिनेश शर्मा, वेस्ट यूपी जिला गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। जी दिनेश जी, अपना सवाल कीजिए। गन्ने में उसकी पैदावार के लिए कोरोजन मिलाते हैं, गन्ने की पैदावार करने के लिए, गन्ने को मतलब अच्छी कोई उपज करने के लिए, तो वो मिट्टी में जाती है तो वो इतना नुकसान देती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस दवाई पर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि ये शरीर को बहुत नुकसान देती है, सबसे ज्यादा कैंसर यही बना रही है जी। जी, ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और बिल्कुल सही। अगर इस तरह की जो दवाइयां हैं उनको बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करना है कि हम अपनी तरफ से इस तरह के हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करें। अब यदि जैसे किसान को भी पता है कि ये एक ऐसा रसायन है जिसका नुकसान इतना ज्यादा है, तो वो नुकसान आपको भी होगा। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से कदम उठाने हैं कि हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि आप हर चीज के लिए प्रशासन पर या दूसरी चीजों पर, दूसरे लोगों पर, समूह पर विश्वास नहीं कर सकते या निर्भर नहीं रह सकते। हमारी खुद की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि हमें किस तरह के रसायन का कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। जी, बल्कि मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपको ये जानकारी है तो अपने आसपास के किसानों या जिन भी लोगों के आप संपर्क में हैं, आप उनके साथ में ये जानकारी साझा करें और सबको इसके बारे में आप अवेयर करें, क्योंकि इस तरह की सूचना फैलाना, लोगों को बताना, ये भी अपने आप में इस तरह की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो डॉक्टर साहब, हम जो बात कर रहे थे कि फसल का उत्पाद जब हम उपभोग में लाते हैं तब उसका नुकसान होता है, तो जो हम उत्पादन करते हैं कृषि का, मृदा के प्रदूषण से उसके उत्पादन करने में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए, यदि मृदा में आपके हानिकारक रसायन हैं, ठीक है, या जैसे ये जो रसायन है इसमें बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, सीसा हो सकता है, या फिर जो धातुएं पौधे को चाहिए हैं, यदि वो ही अधिक मात्रा में आ जाती हैं जी, तो वो भी पौधे के लिए हानिकारक होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि पौधे में जो भोजन का निर्माण है, ये हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये जो धातुएं हैं, कई बार भारी धातु होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैडमियम है या सीसा है या आर्सेनिक है। तो कई बार ये क्या करते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स हैं, जैसे हम पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देते हैं, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, ये सब जो होते हैं, ये जो हमारी मृदा है उसमें पहले से उपस्थित होते हैं और पौधा उसको ले लेता है, और ये पौधे की वृद्धि के लिए और हमारे उत्पादन के लिए जरूरी है। ठीक है ना? तो क्या होता है कि अगर इस तरह की भारी धातुएं हमारे मृदा में उपस्थित हैं, जो किसी भी सोर्स से आ सकती हैं, औद्योगिक रसायन हो सकता है या कोई और सोर्स हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे एक और श्रोता टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो हेलो, जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ, हरियाणा। जी जाकिर जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल मैम ये है कि हमारे यहाँ कुछ इलाके में खारा पानी है जैसे, और उसको जब हम खेत में लगाते हैं तो जी वो मिट्टी ऐसी हो जाती है कि वो मतलब फसल ही नहीं दे पाती और खारा हो जाती है बिल्कुल। तो आपने अपनी मिट्टी का परीक्षण कराया है? मिट्टी के नमूने की जांच करवाई है? नहीं जी, कभी नहीं कराई। तो आप सबसे पहले, अगर आपके आसपास कोई केवीके है या आप यहाँ पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी हमारे यहाँ एक लैब है जहाँ पे मिट्टी का परीक्षण होता है, ठीक है? तो अपने खेत से आप ऐसा कीजिए, जगह जगह से 8-10 जगह से 15 सेंटीमीटर तक के मिट्टी के नमूने ले लीजिए, और उस नमूने की आप सबसे पहले जाके मिट्टी की आप अपनी जांच कराइए कि आपकी जो मिट्टी है उसका पीएच क्या है ना, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता क्या है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, क्योंकि उसके बाद ही आप
अपनी मिट्टी को, पहले तो आपको अपनी मिट्टी भी सही करनी होगी, है ना। मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी सारी जो उत्पादकता है वो खो चुकी है। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में क्या समस्या है। यदि ऑर्गेनिक कार्बन की समस्या है या उसका पीएच कम या ज्यादा है तो फिर आपको उसी तरह से उसमें ट्रीटमेंट देना होगा। उसमें उसी तरह से आपको कुछ रसायन या कुछ आपको खाद मिलाना होगा। और इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा जो आपका FYM है, इस तरह का खाद जो है, गोबर की खाद हो गई या फिर जो केचुए का खाद है, आप ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप सबसे पहले अपने मिट्टी के मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले अपने मिट्टी के नमूनों की जांच कराइए आप। और दूसरी बात ये भी है, खारे पानी की समस्या जैसे बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे फसलें हैं जिनको इस पानी में भी ये उगा सकते हैं, जैसे बेर है, बेल है, ऐसी जगहों पर वो उगा सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन लगातार अपने खेत की खारे पानी से सिंचाई करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप आज की दिन तो आपको कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे ना तो आपकी मिट्टी की उर्वरकता बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसलिए, और आपको वो बना के रखना है, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने मिट्टी का जांच कराइए, आसपास का KVK देखिए। तो हमें उम्मीद है इनको समझ आ गया होगा। और डॉक्टर साहब एक श्रोता और लाइन पर हैं। हेलो, मैं पप्पू कश्यप बोल रहा हूँ, गांव तारपुर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। जी अशोक जी। हमारे गांव में एक पोखर है और उसमें गांव का पानी आता है। हाँ जी, हाँ जी। वो इतना दूषित हो गया है कि आसपास के नलों में मतलब बहुत खराब पानी है और उसमें बीमारी फैल रही है। पानी पीते तो कैंसर की बीमारी हो जाती है। तालाब का समाधान क्या हो, या क्या कोई केमिकल कैसा डाला जाए जो कि पानी साफ हो जाए उसका। भाई इसके लिए तो अगर बहुत बड़ी समस्या बनी है तो आप अपना प्रशासन के पास इसकी शिकायत भेज सकते हैं ताकि वो इसका समाधान करा सके। बाकी तो यही कह सकते हैं आप उसका इस्तेमाल न करें। जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अगर आप और केमिकल डालेंगे, केमिकल के लिए तो मतलब मैं आपको मना ही करूंगी कि क्योंकि आप डालेंगे तो कोई भी रसायन ही डालेंगे, है ना। रसायन डालेंगे तो रासायनिक क्रिया होगी ही होगी। तो यही कहना चाहूंगी कि जैसा आपको बताया गया है कि आप उसके पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हालांकि कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे जलकुंभी है, वो अगर कैडमियम ज्यादा होता है तो उसको अवशोषित कर लेती है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप जिस तालाब की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से हानिकारक रसायन हैं। तो सबसे पहले तो आपको चूंकि पता है कि उसका पानी पीने से इतनी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, तो सबसे पहले आप उसका पानी पीने पे रोक लगाइए। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े थे, जाकिर हुसैन जी, जो कि गुरुग्राम से जुड़े थे, और उनका सवाल था कि उनके यहाँ पर पानी जो आता है वो खराब आता है, ट्यूबवेल से या जिससे भी वो पानी निकालते हैं वो खराब आता है। तो उसे उन्हें हमने बताया कि उन्हें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। तो क्या ऐसे में क्या जल की जांच के भी कोई प्रावधान है? जी जी बिल्कुल, आप पानी के नमूने भी दे सकते हैं। पानी के नमूनों की जांच के लिए भी आप अपने आसपास के KVK भी जा सकते हैं, या हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, आप यहाँ पे भी पानी के नमूने दे सकते हैं। तो बिल्कुल, आपको अगर ऐसा कोई भी अपने मन में संशय है कि कहीं पे आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है या आपका पानी पीने से किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप जो अपना मिट्टी है या पानी है उसकी आप जांच करवाएं। जी बिल्कुल, पानी और मिट्टी दोनों का महत्व है। और जब बारिश होती है वो तो बहुत ही फायदा कर देती है खेती में। तो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, ये पहले पूछते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, तिलकू गाँव, जिला मथुरा। जी, अपना सवाल कीजिए। मैम, मेरे यहाँ एक नहर आ रही है मेरे खेतों के पास से, जिससे सिंचाई का साधन वही है, या फिर हमने 500 मीटर आगे ट्यूबवेल लगा रखे हैं, पाइपलाइन डाल रखी है। तो पहले पानी बहुत अच्छा था, अब वो पानी भी खराब हो गया है। और जो नहर का पानी है वो इतना गंदा है मैम कि स्मेल आती है, उसमें बदबू आती है। तो नहर के पानी में कोई नाला वगैरह गिरा है क्या? सर, ये नहर आके जो कालिंदी कुंज दिल्ली से होती हुई, शहरों से होती हुई आ रही है। यमुना से निकली हुई है? हाँ जी, हाँ जी, यमुना से निकली हुई है। हाँ। और वो हर शहर से निकली हुई आ रही है। हाँ बिल्कुल, कालिंदी कुंज में दिल्ली से जब निकल के आती है तो आप देखते हैं कि यमुना के अंदर काफी प्रदूषण है। तो वो तो आप पानी की जांच कराए बिना उसका इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, इसके लिए तो आप पानी के नमूनों की जांच कराएं, तभी आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपके नाला जो भी है उसमें ज्यादा समस्या है तो जो आपका प्रशासन है आप उसको सूचना दें। और इसके यमुना में से निकली हुई नहर है, फिर वो तो प्रदूषण तो उसमें फिर रहेगा ही। और इसके अलावा जैसे आजकल बहुत सारे गाँव में और बहुत सारी जगहों में लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के भी इस तरह के काम करते हैं कि जो लोग हैं आपस में सारे लोग मिल के, या ऐसे बहुत सारे NGO भी हैं
जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट भी इकट्ठे होके लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो गांव के लोग हैं, चूंकि देखिए ये अगर इस तरह की समस्या है तो ये तो सभी की समस्या है ना। तो आप सभी लोग मिलके इस तरह का या तो कोई ट्रीटमेंट प्लांट या फिर जो सफाई के लिए है, मतलब मिलके आप सब कोई इनिशिएटिव लें अपनी तरफ से, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। और मतलब एक पहल से ये तो एक समस्या है, हो सकता है आगे आने वाले समय में और समस्याएं आए। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप अपनी जगह पे आने वाली समस्याओं का खुद भी समाधान कर सकते हैं और इसके बारे में आप अपने प्रशासन को भी सूचना दे सकते हैं, वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं, श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, जल और मृदा प्रदूषण के बारे में क्या क्या मोटी मोटी बातें आप बताना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को जा रहा है। संक्षेप में वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि जो कृषि है, कृषि इसका रीजन भी है, यानी इसका कहीं ना कहीं कारण भी है और इसका विक्टिम भी है, यानी इससे पीड़ित भी है। तो पीड़ित हो सकती है लेकिन कोशिश करें कि कारण ना बने। तो उसके लिए आप एक तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर है ना, FYM हो गया, आपका जैविक खादें हैं, आप उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कीट प्रबंधन या किसी भी तरह के बीमारियों के प्रबंधन के लिए जो समेकित प्रबंधन है उसका इस्तेमाल करें। फिर आप मिट्टी की और पानी की जांच आप कुछ ना कुछ समय पे लगातार करते रहें। तो इससे आपको पता रहेगा कि आपका जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता क्या है। और आप इसके अलावा क्रॉप रोटेशन यानी कि अलग अलग तरह की फसलें लगाना, फिर जो दलहनी फसलें हैं वो लगाना, और ढेंचा या इस तरह की फसलें लगाना जब भी आपका मिट्टी में कोई भी ये नहीं लगी है कोई भी फसल। इस प्रकार से जल और मिट्टी को अच्छा रखी अच्छी फसलें ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ निरंकार हमारे आज के कार्यक्रम का समय भी यहीं पूरा होता है। तो चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर वो कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो हमारे ईमेल ID kkbongold@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम किसान की बात से मुझे कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।